नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किंचियन आय और रोजगार के निर्धारण के सिद्धांत के मॉडल को पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किंचियन मॉडल में साम्य आय का निर्धारण दो पद्धतियों से होता है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र के जहाँ बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ बराबर होते हैं, उस बिंदु पर तथा बचत और निवेश के बराबर होने के बिंदु पर। आज हम ये देखना चाहते हैं कि उपभोग फलन का निर्धारण, जो कि किंचियन मॉडल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उपभोग फलन क्या है और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में काम करता है। देखिए, मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि हम क्यों उपभोग फलन का अध्ययन इस मॉडल को पढ़ने से पूर्व करना हमें जरूरी है। समग्र मांग फलन में उपभोग फलन और निवेश फलन निहित होते हैं और यह बात केवल इस वास्तविक समीकरण y बराबर c प्लस आई, यानी इस वास्तविक समीकरण की y बराबर c प्लस आई से काफी भिन्न है कि समग्र मांग निवेश और उपभोग के जोड़ के बराबर ही होती है। किंचियन मॉडल में ये खासियत है, उन्होंने आय निर्धारण करने के लिए उसको प्रभावित करने वाले चरों के कंपोनेंट्स के प्रत्येक हिस्से का विश्लेषण करके और उन्होंने तार्किक रूप से अपनी बात को स्थापित किया है। किन से स्पष्ट करते हैं कि समग्र मांग फलन के माध्यम से रोजगार के दिए हुए स्तर और इस रोजगार से प्रत्याशित प्राप्तियों के मध्य संबंध देखा जाता है। देखिए, किंचियन मॉडल है, उसमें हम उपभोग फलन का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ये इसको समझने के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी ये है कि एग्रीगेट डिमांड है, उसके दो कंपोनेंट यहाँ पे लिया है टू सेक्टर मॉडल में, सी यानी उपभोग और आई इन्वेस्टमेंट। तो वाई कुल आई है या उत्पादन है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। सी उपभोग है और आई इन्वेस्टमेंट है। तो दो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, कंजप्शन और निवेश। किन से स्पष्ट करते हैं कि समग्र मांग फलन के माध्यम से रोजगार के दिए हुए स्तर तथा उस रोजगार से प्रत्याशित प्राप्तियों के मध्य संबंध देखा जाता है। ये प्रत्याशित प्राप्तियां कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोग और निवेश पर कितनी कितनी राशियां वे की जाने की संभावना है। ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने अपनी पुस्तक जीटी के पेज 98 पे कहा है। और तो इससे स्पष्ट होता है कि उपभोग परिव्यय तथा निवेश परिव्यय में निहित घटकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। उपभोग परिव्यय में उपभोग फलन का अध्ययन निहित होता है, जबकि निवेश परिव्यय में निवेश मांग का अध्ययन निहित होता है। उपभोग फलन का अध्ययन करने हेतु उपभोग व रोजगार को व्यक्त करने वाले फलन का अध्ययन करें अथवा उपभोग व आय के वास्तविक संबंध को प्रदर्शित करने वाले फलन को प्रस्तुत करें। दोनों एक ही बात को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अल्पकाल में आय, अल्पकाल में रोजगार तथा वास्तविक आय में लगभग समानुपातिक वृद्धि या कमी होती है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में मैं रखूं कि किंचियन मॉडल में आय निर्धारण की बात हो या रोजगार निर्धारण की बात हो, एक ही है। और आय या रोजगार तथा उपभोग के बीच में एक संबंध होता है और वो समानुपातिक संबंध होता है कि आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, आय में कमी होती है तो उपभोग में कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ, और उपभोग का संबंध, आय का संबंध उपभोग से हो रहा है, यानी उपभोग निर्भर कर रहा है आय पर, और उपभोग स्वयं जो आय पे निर्भर कर रहा है वो रोजगार के स्तर को तय कर रहा है। और रोजगार हो या आय हो, एक ही बात है। इसलिए यहाँ पर गहरा संबंध के जब विश्लेषण में प्राप्त करते हैं।
तो उपभोग फलन केवल आय उपभोग संबंध को सामान्य रूप से व्यक्त करता है। अब हम यहाँ पर आय उपभोग फलन को, चूंकि हमारे जो ग्रेजुएट कोर्स है, उस ग्रेजुएशन के कोर्स में बहुत ज्यादा हमें डिटेल में अध्ययन नहीं करना, उपभोग फलन का हमें ज्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करना, लेकिन उपभोग फलन आना हमें बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। यदि उपभोग फलन हमें नहीं आ पाएगा तो फिर हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आय और उपभोग के बीच के संबंध है उसको विश्लेषण संक्षिप्त में करना चाहूंगा। किंच का आय उपभोग फलन यहाँ पर हम देख रहे हैं। उपभोग फलन क्या बताता है ये समझने की जरूरत है। दो चर ले रहे हैं हम यहाँ पे, दो वेरिएबल ले रहे हैं, आय इनकम और कंजप्शन उपभोग। आय और उपभोग के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो संबंध है ये उपभोग फलन कहलाता है। उपभोग फलन आय उपभोग संबंध को सामान्य रूप से व्यक्त करता है। अर्थशास्त्रियों ने आय एवं उपभोग के मध्य विद्यमान इस संबंध को उपभोग फलन की संज्ञा दी है। किन्स ने इस संबंध को उपभोग प्रवृत्ति के नाम से संबोधित किया है। किन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति मजदूरी इकाइयों वेजेज यूनिट्स के रूप में व्यक्त वास्तविक आय YW, W वेजेज को इंडिकेट कर रहा है और Y इनकम को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर जो मैं क्रसर आपको ले रहा हूँ, तो किन्स ने उपभोग प्रवृत्ति मजदूरी इकाइयों के रूप में व्यक्त YW यानी मजदूरियों के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसको YW से व्यक्त किया, तथा इस आय में से किए जाने वाले कुल उपभोग व्यय को CW, W यानी वेजेज है और C कंजप्शन है, तो आय को मजदूरी आय वास्तविक मजदूरी आय के रूप में YW से व्यक्त किया और उपभोग को CW से, उपभोग मजदूरी से प्राप्त आय को जब उपभोग पे व्यय किया जाता है तो उसको CW के रूप में व्यक्त किया। को जब हम इसको फंक्शनल रिलेशन के रूप में देखते हैं तो फंक्शन के रूप में इंडिकेटर हमने, जैसे सामान्यतः हम f व्यक्त करते हैं, किन्स ने f की जगह x व्यक्त किया, तो इससे उन्होंने अपनी बात को रखा। तो देखिए क्या उन्होंने जीटी अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है 1936 में जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का पब्लिकेशन हुआ और जिसको संक्षिप्त में हम जनरल थ्योरी कहते हैं, और यहाँ पर मैं जो इस नोट्स में बता रहा हूँ वो जीटी के पेज नंबर 90 से रेफरेंस कर रहा हूँ कि पेज नंबर 90 में जीटी में उन्होंने लिखा CW इज द फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन को व्यक्त करा है, CW मजदूरी जो उपभोग है, मतलब मजदूरी वस्तुओं के रूप में जो उपभोग है उसको व्यक्त कर रहा है, और YW मजदूरी आय है, तो आय और उपभोग के संबंध को एक्स फलन के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो CW यानी C यानी कंजप्शन, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ये उन्होंने अपनी एग्जैक्ट जो अपने वर्ड यूज किया उन्होंने, CW इज द फंक्शन ऑफ YW, ये जीटी मेकिन्स ने कहा है। उन्होंने फिर आगे कहते हैं कि सी के दो कंपोनेंट करते हैं कि उपभोग है क्या। उपभोग के, मैंने आपको पहले भी अभी इस वीडियो में बताया है कि वो हर वेरिएबल को जितने भागों में उसको उसके कंपोनेंट को विभाजित किया जाना संभव है, वो विभाजित करते हैं और प्रत्येक कंपोनेंट का विश्लेषण करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C+I है, ऐसा लगभग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, लेकिन वो योग के रूप में ले रहे हैं। किन्स यहाँ योग के रूप में नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कंजप्शन फंक्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कंजप्शन फंक्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन के दो भाग हुए, A0 प्लस BY। A0 क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और B क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन क्या है, आय में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने पर मार्जिनल चेंज इन इनकम, आय में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने पर
उपभोग में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उसको हमने यहाँ पर बी बी को व्यक्त किया है और वो क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, उपभोग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यदि उसको हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे? एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, सी कंजप्शन है, और नीचे जो डेल्टा है वो परिवर्तन, और वाई क्या है? इनकम को व्यक्त कर रहा है। तो इनकम में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने पर, नीचे वाले वेरिएबल में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने पर उपभोग में क्या परिवर्तन होता है, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कहते हैं। किन्स ने कहा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है वो 0 से ज्यादा होता है और इकाई से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया बी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा? वो कहा कि ये 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। 1 कब होगा? जब आय में 100 रुपए की वृद्धि हो। मान लीजिए कि 100 रुपए की वृद्धि हो रही है आय में। आय में 100 रुपए की वृद्धि होने पर उपभोग में भी 100 रुपए की ही वृद्धि होती है। तो ऊपर भी 100 है और नीचे भी 100 है, दोनों को आप भाग देके देखिए, एक वैल्यू आ जाएगी। अब क्या हमारी आय बढ़ने पर हम पूरा पैसा उसको हम उपभोग वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं? वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम कुछ राशि बचाते हैं। क्यों बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं उतनी राशि को उपभोग, वो आगे जाकर इसी फंक्शन में हम देखेंगे। और यदि मान लीजिए आय में 100 रुपए की वृद्धि हो और उपभोग में 80 रुपए की वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू, उसका वैल्यू क्या आ रही है? बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0.8 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि वो 0 से ज्यादा है। यानी उपभोग में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, तो उपभोग में वृद्धि 0 होगी ऐसा नहीं है। इसका मतलब 0 नहीं है, तो 0 से ज्यादा है, यानी 0.8 है। इसका मतलब ये हुआ 80 रुपए, 100 रुपए की आय में वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि हो रही है? 80 रुपए की वृद्धि हो रही है। और A0 क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन है। ये ऐसा कंजप्शन है, आय में वृद्धि हो या नहीं हो, आपकी आय शून्य होने पर भी आप खर्च करते हैं। वो जीने के लिए आवश्यक है। या तो आप पूर्व समय की बचत में से खर्च करते हैं, या पेरेंट्स या अन्य किसी की आय पर निर्भर रहते हैं। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है जो जीने के लिए आवश्यक है। यानी आप कमाते नहीं है तो भी वो खर्चा करते हैं। ये A0 ऑटोनोमस कंजप्शन है, स्वायत्त उपभोग है। उपभोग फलन की इस अवधारणा, उपभोग फलन की अवधारणा आधुनिक आर्थिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंग है। और आप देखिए ये किन्स ने दिया है उपभोग फलन, जिसको उपभोग प्रवृत्ति के नाम दिए किन्स ने। और हेंशन जो किन्स के जीटी पर आधिकारिक उसकी व्याख्या करते हैं, किन्स ने उपभोग फलन के आविष्कार को किन्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। तो ये पूछा जाए कि किन्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो है उसका कंजप्शन फंक्शन। और किन्स ये कहते हैं कि किन्स का जो कंजप्शन फंक्शन है वो मार्शल के उपभोग फलन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मार्शल ने मांग फलन का सिद्धांत दिया, डिमांड थ्योरी दी, डिमांड फंक्शन दिया। वो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन मार्शल का, अल्फ्रेड मार्शल का माना जाता है, जो उसकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में प्रकाशित होती है, वो पुस्तक में देते हैं। तो मार्शल के उपभोग मांग फलन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किन्स का उपभोग फलन का सिद्धांत है। उपभोग फलन किन्स के द्वारा प्रतिपादित आय और रोजगार के सिद्धांत का आधार है। अब क्यों पढ़ रहे हैं ये देखिए, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किन्स के आय और रोजगार का सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण जो फाउंडेशन है वो किन्स का उपभोग फलन है। इसलिए हम किन्स के उपभोग फलन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिष्ठित अर्थ, अब इससे पूर्व क्या विचार थे, मैं संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय के पूर्ण रोजगार के स्तर के दिए हुए होने पर, यानी वो पूर्ण रोजगार का स्तर दिया हुआ मानते हैं, अर्थव्यवस्था फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, उपभोग यानी आय में कमी वृद्धि नहीं होती है, सामान्यतः वो ये मानते हैं। तो फिर उपभोग किस पर निर्भर करेगा? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार उपभोग में कमी या वृद्धि किससे निर्धारित होगी? वो उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि ब्याज की दर में वृद्धि होने पर बचत बढ़ती है।
अब बचत ज्यादा बढ़ेगी तो y माइनस से इक्वल टू एस होता है, सेविंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बचत बढ़ने पर कंजप्शन कम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उपभोग फलन का निर्धारण करने में जो जिस चर को महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार मानते हैं वो ब्याज की दर है, और वो अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि उन्होंने कंजप्शन के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने सेविंग के लिए कहा, और सेविंग ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित है डायरेक्ट रूप से। और ब्याज की दर बढ़ने पर सेविंग बढ़ेगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू सी प्लस एस है। जब एस बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा। y कांस्टेंट यहाँ पे हम मान रहे हैं। जबकि किन्स के मतानुसार आय उपभोग वे प्रत्यक्षतः आय के स्तर से पर निर्भर करता है। तो किन्स ने क्या बात कह रहे हैं, यही बात आपको समझनी है। दो बातें ही इस पूरे मैं इस कंजप्शन फंक्शन में बताना चाहता हूं कि किन्स का उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच में संबंध क्या है को व्यक्त करता है। यानी सीधे सीधे ये कह रहा है कि उपभोग आय के स्तर के द्वारा निर्धारित होता है। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, आय घटने पर उपभोग भी कम होता है। आय उपभोग के मध्य परस्पर संबंध पर किन्स के विचारों को हम निम्नलिखित रूप से पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर भेजूंगा, लेकिन आप संक्षिप्त में हम एक बार देखें। किन्स के मतानुसार वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है, मतलब वो जो आपकी आय है और इन्फ्लेशन के कारण जो आय है उसको डिफ्लेट करते हुए वास्तविक आय को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कीमतों में होने वाले परिवर्तन को डिडक्ट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तब वो वास्तविक आय बचती है। तो वास्तविक आय का स्थिर फलन है वास्तविक उपभोग, यानी उपभोग वास्तविक आय का फलन है। उनके विचार में आय एवं उपभोग का ये संबंध एक मौलिक मनोवैज्ञानिक नियम है, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है। इसलिए उसके कंजप्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल कंजप्शन लॉ। तो कंजप्शन लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल फंडामेंटल लॉ। तो ये वो ये कह रहे हैं कि किन्स का उपभोग फलन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है। लॉ किसको कहते हैं, जो बहुत दृढ़ है, नियम जैसे प्राकृतिक नियम होते हैं वैसा तो नहीं, लेकिन चूंकि मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान बदलता है मनुष्य का, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि नियम है, लेकिन कैसा नियम है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक किसका, मनुष्य का। मनुष्य का मनोविज्ञान समय के साथ में बदलता है, लेकिन काफी स्थिर रहता है। हर व्यक्ति की मनोविज्ञान स्थिर रहती है, एक समाज का मनोविज्ञान स्थिर रहता है एक निश्चित समावधि में। तो ये पर मौलिक है, फंडामेंटल है, बहुत आश्वस्त है, इसलिए इसने उन्होंने फंडामेंटल नाम दिया है इसका। किन्स के इस मौलिक मनोविज्ञान नियम की व्याख्या इस आधार पर की है, किन्स ने इस मौलिक मनोविज्ञान नियम की व्याख्या इस आधार पर की है कि लोग इस बात के लिए कृत संकल्प रहते हैं कि आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ाया जाए, परंतु उपभोग में ये वृद्धि आय में हुई वृद्धि की अपेक्षाकृत कम होती है। यानी आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ता है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर याद कीजिए, बी की वैल्यू एक से कम कही है। यदि मान लो जितनी आय बढ़े और उतना उपभोग हो जाए तो उसकी बी की वैल्यू मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन की वैल्यू 1 के बराबर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आय बढ़ने पर उपभोग बिल्कुल भी नहीं बढ़े, यानी 0 एमपीसी हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो दोनों के बीच की अवस्था होगी, 0 और 1 के बीच में बी की वैल्यू होगी। इसलिए इसका अर्थ है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनात्मक है, यानी आय बढ़ने धनात्मक अभिप्राय ये हुआ, दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में काम करते हैं। एक y बढ़ता है तो c भी बढ़ता है, y घटता है तो c भी घटता है, परंतु इकाई से कम होती है, अर्थात एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। किन्स के मतानुसार अल्पकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कम होती है। किसी भी ऐसा क्यों होता है, देखिए, किसी भी व्यक्ति की प्रचलित जीवन स्तर का उसकी आय पर पहला अधिकार होता है, मतलब उसका जो जो करंट जीवन लेवल है, वर्तमान जो जीवन लेवल है वो बहुत ज्यादा
प्रभावित उसका उसका आय पर पहला दावा होता है। वो अपने प्रचलित जीवन स्तर से संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद से इस भाग को बचाता है, अथवा वह आय में वृद्धि होने के साथ-साथ व्यय यानी कंजप्शन व्यय को समायोजित करने का प्रयास भी करता है, तो वह अल्पकाल में असफल रहता है। इस आय में वृद्धि के साथ बचत में इस प्रकार आय में वृद्धि होने के साथ बचत में वृद्धि होती है तथा आय में कमी होने के साथ बचत में कमी होती है। प्रारंभ में यह परिवर्तन बचत में यह परिवर्तन अधिक होगा, बाद में कम होगा। दूसरे शब्दों में अल्पकाल में आय में वृद्धि के साथ एवरेज propensity to consumption औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, यानी y घटने पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन बढ़ती है, y बढ़ने पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू प्रवृत्ति घटती है। इसको हम रेखा चित्र से देख सकते हैं, थोड़ा-सा हल्का आया है, लेकिन देखिए ये जो डायग्राम है, 2 डायग्राम है, ए और बी। ए डायग्राम में ये वक्र है, इसमें लंबवत अक्ष पर हमने उपभोग को लिया और क्षैतिज अक्ष पर आय को लिया। यहाँ पर उपभोग फलन है, वो सी के द्वारा व्यक्त कर रहा है। उपभोग फलन में अब ये 0 से ऊपर y अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कारण क्या है? ये 0 से और ये इंटरसेक्ट पॉइंट तक ये A0 कंजप्शन है, स्वायत्त उपभोग है। तो ये तो स्वायत्त उपभोग को व्यक्त कर रहा है, 0 से ऊपर वर्टिकल अक्ष पर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर ये ढाल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें इस B की वैल्यू क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन की वैल्यू क्या है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन की वैल्यू जैसी होगी उसी से इसका ढाल तय होगा। यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ये 0 से निकलेगा, मूल बिंदु से निकलेगा। और यदि इसकी वैल्यू 1 से कम है तो फिर ये y अक्ष पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये y अक्ष पर इंटरसेक्ट कर, मान लीजिए b की वैल्यू 0.8 है तो ये y अक्ष पर इंटरसेक्ट करेगा और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये A0 के वैल्यू पर निर्भर करेगा। बी में ये बताया गया है कि एमपीसी है क्या? एमपीसी क्या है? तो एमपीसी वस्तुतः जो ढाल है कंजप्शन फंक्शन का उसको व्यक्त करता है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू एमपीसी है और ये बी है और बी के वैल्यू से ही सी कंजप्शन का ढाल तय होता है, लंब बटा आधार। तो सी बराबर बी वाई, सी बराबर बी वाई कब होगा? जब A0 स्वायत्त उपभोग 0 है, ये दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति को बता रहा है। और y बराबर E कब होगा? जब b बराबर b की वैल्यू 1 होगी। और ऊपर y एक्स पर इंटरसेक्ट कब करेगा? जब b की वैल्यू 1 से कम होगी। व्यवहार में किन्स कहते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, उसका मान 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। 0 और 1 के बीच में उसका मान होता है। सामान्यतया वास्तविक आय में वृद्धि होने के साथ साथ बचत में अनुपात से अधिक वृद्धि होगी। इसका अर्थ है कि दीर्घकाल में आय में वृद्धि कमी होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति में कमी या वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होता है कि सुविधा का एक स्तर प्राप्त होने के बाद ही बचत की प्रवृत्ति प्रभावशाली बनती है, परंतु किन्स इस संबंध में स्वयं आश्वस्त नहीं थे। किन्स की सभी अवधारणाओं के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं, ये उसकी आलोचना कह सकते हैं। उसका अल्पकालीन फलन दीर्घकाल हेतु नहीं है तथा दीर्घकालीन फलन अल्पकाल हेतु नहीं है। 2 प्रकार के कंजप्शन फंक्शन की बात करता है। एक कंजप्शन है अल्पकालीन उपभोग फलन है, उसको हम यूँ व्यक्त कर सकते हैं कि C बराबर A0 प्लस BY। A0 मान लीजिए 100 है और B की वैल्यू 0.8 है, तो A0 प्लस BY उसका अल्पकालीन उपभोग फलन है। और दीर्घकालीन उपभोग फलन है वो A0 को सामान्यतः निग्लेक्ट कर रहा है और B की वैल्यू BY के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन C बराबर BY है और अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है? A0 प्लस BY है। तो 2 प्रकार के उपभोग फलन की वो चर्चा यहाँ किन्स अपनी कर रहे हैं।
इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आय में वृद्धि होने के साथ-साथ एपीसी विशेष रूप से अल्पकाल में घटती है। अल्पकाल में नॉन प्रोपोर्शनल संबंध की सही व्याख्या नहीं होती है। ये आलोचना है किन्स की कि एक उसका कोई प्रमाण बहुत ज़्यादा नहीं मिला है और दूसरा एपीसी और इनकम के बीच के रिलेशंस की व्याख्या नहीं हो पाती। परंतु किन्स के इस तरफ को स्वीकार किया जाता है कि अल्पकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है। अल्पकालीन उपभोग फलन अनुपातिक पाया गया है परंतु दीर्घकालीन स्थिर पाया गया है। पोस्ट कीनजियन डेवलपमेंट इस बात की व्याख्या करता है। यदि हम फिर इसके फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन को व्यक्त करें तो देखिए यहाँ पर क्या है सी यानी कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ वाई टी। कंजप्शन किसका फलन है? आई का फलन है। आई और क्या अर्थ है इसका? धनात्मक रूप से संबंधित है। धनात्मक रूप से रेखीय संबंध कंजप्शन और इनकम के बीच में पाया जाता है। वाई बढ़ने पर सी बढ़ेगा। उपभोग वे प्रायोज्य आय से प्रत्यक्ष संबंध में परिवर्तित होती है। डेल्टा सी यानी आय में अतिरिक्त परिवर्तन होने पर कंजप्शन में अतिरिक्त परिवर्तन होगा और सेविंग में अतिरिक्त परिवर्तन होगा। तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई। आय में वृद्धि होने पर अल्पकाल में सी तेजी से बढ़ता है, कंजप्शन कम बढ़ता है। किन्स को किन्स को फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ पर ग्रेट कॉन्फिडेंस था परंतु इस बात पर कि आय पर वृद्धि होने पर कम भाग कंज्यूम किया जाएगा अर्थात अधिक भाग सेव किया जाएगा पर उसको लेस कॉन्फिडेंस था। ये बात सही है कि वाई बढ़ने पर बचत की निरपेक्ष मात्रा बढ़ेगी पर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ से संबंधित है कि आय बढ़ने पर बचत का अनुपात भी बढ़ेगा। उपभोग का निरपेक्ष स्तर आय के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है परंतु आय का उपभोग अंश आय स्तर के साथ विपरीत परिवर्तित होता है अर्थात अनुपातिक रूप से नहीं। एमपीसी कांस्टेंट है और एपीसी गिरेगी। तो एपीसी है क्या? एवरेज प्रोपोर्शनल कंजप्शन क्या है? कुल उपभोग डिवाइडेड बाय कुल आय। तो सी अपॉन वाई एपीसी है और एमपीसी क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एमपीसी कांस्टेंट है तो एपीसी गिरेगी। इस स्थिति में सी अपॉन वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यानी एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। वाई बढ़ने पर एपीसी गिरेगी पर एमपीसी कांस्टेंट है और एमपीसी की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम है। इस स्थिति में एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। इस बात को इस रेखा चित्र के माध्यम से बताया गया। तो ये किन्स का फंडामेंटल कंजप्शन लॉ है। ये आपका कंजप्शन फंक्शन है। फिर आगे हम रोजगार के सिद्धांत को हम अगला जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ वो किन्स के गुणक सिद्धांत को दूंगा और इसके बाद में हम किन्स का आय और रोजगार के सिद्धांत को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब तक मुझे रामनारायण मीणा को विदा दीजिए।